Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, friends. Welcome back to another video lecture by Kami Microbiologist. आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे MCQs इन माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा, सीरीज ऑफ वीडियोस लेक्चर में मतलब इन स्टेप बाय स्टेप वीडियोस लेक्चर वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द MCQs, मुख्तलिफ किस्म के MCQs चैप्टर वाइज। ठीक है, मुख्तलिफ चैप्टर्स में हम मुख्तलिफ किस्म के MCQs के बारे में डिस्कस करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के। ठीक है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम NTS गेट सब्जेक्ट में भी इसका बहुत ज़्यादा मतलब रिपीटिशन हुआ है, बहुत ज़्यादा आया है। ठीक है, MCQs में। और इसके अलावा जितने भी टेस्ट होते हैं जॉब से रिलेटेड, माइक्रोबायोलॉजी लेक्चरशिप जॉब से रिलेटेड जितने भी पोस्ट आते हैं तो उसमें भी ये MCQs बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब कभी हम मतलब कोई हमारा टेस्ट होता है, जो भी होता है, मतलब सिंपली मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वो MCQs होते हैं जो कि माइक्रोबायोलॉजी में मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट्स होते हैं। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी, NTS गेट सब्जेक्ट्स में भी, हर एग्ज़ाम में माइक्रोबायोलॉजी के MCQs बहुत ज़्यादा, ये वाले MCQ बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। ठीक है, तो 10 चैप्टर्स हैं हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी के, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक्स है और हर एक टॉपिक्स के अपने अपने इम्पोर्टेंट MCQs है। तो इसमें हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हम माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर में हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया ग्राम स्टेनिंग। तीसरे चैप्टर में हम स्टरलाइजेशन, कल्चर मीडिया, पेवर कल्चर टेक्निक्स, जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसी तरह 5वें चैप्टर में हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल न्यूट्रिशन। छठे चैप्टर में हम बैक्टीरियल ग्रोथ के हवाले से, 7वें में हम स्ट्रक्चर ऑफ DNA, 8वें में हम इम्यूनोलॉजी, 9वें में हम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी और 10वें में हम इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। तो ये तमाम तर चैप्टर्स हम पढ़ेंगे। साथ साथ में इन तमाम तर चैप्टर्स के मतलब MCQs के हवाले से हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जो सबसे पहला चैप्टर है तो उसमें हम हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के MCQs के हवाले से पढ़ेंगे। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी मतलब ये कि माइक्रोबायोलॉजी किस तरह डिस्कवर हुआ, उसमें बैक्टीरिया, वायरोलॉजी, जितने भी फील्ड्स हैं माइक्रोबायोलॉजी के वो किस तरह डिस्कवर्स हुए, बैक्टीरिया का मर्ज वजूद, ये तमाम तर इसमें हम स्पेशली माइक्रोबायोलॉजी के हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट MCQs है वो ये एक्सप्लेन करता है कि अकॉर्डिंग टू पास्चर स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। तो पास्चर स्टेटमेंट के मुताबिक हमारे पास ट्रू कौन सा है, मतलब पास्चर ने ऐसा क्या कहा था। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास है लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिस्क्रिमिनेट बिटवीन स्टीरोमियर्स। सेकेंड ऑप्शन आपके पास है फर्मेंटेशन इज एरोबिक प्रोसेस। थर्ड ऑप्शन आपके पास है लिविंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन स्टीरोमियर्स। और इसी तरह चौथा ऑप्शन आपके पास है बोथ AB। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है A। ठीक है, सो A इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब इसका क्या मतलब हुआ, पास्चर के मुताबिक जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक दूसरे से अलहदा होते हैं, मतलब डिफरेंट्स होते हैं स्टीरोमियर्स के दरमियान। स्टीरोमियर्स एक ऐसा मतलब स्टीरोमियर्स का मतलब ये हुआ कि जब मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो सेम होता है लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, ये स्टीरोमियर्स बयान करता है। ठीक है, अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी है वो भी आपके पास डिस्क्रिमिनेट होता है। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू पास्चर स्टेटमेंट, ये पास्चर स्टेटमेंट के मुताबिक बात थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs है वो ये कहते हैं आई फाउंड फ्लाउटिंग देयर इन अर्थ पार्टिकल्स सम ग्रीन स्टिक्स स्पाइरली वाउंड पेरेंट वाइस ऑन ऑर्डरली अरेंज्ड टू होल्ड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच ऑफ दीज स्ट्रीक्स वाज अबाउट द थिकनेस ऑफ हेयर ऑन वंस हेड। दीज वर्ड्स आर। अच्छा, ये एक स्टेटमेंट है, एक बयान है, सिंपली एक सिंपल सा एक एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अब ये एक्सप्लेनेशन किसने कहा था, इस एक्सप्लेनेशन को सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक साइंटिस्ट था, ठीक है ना, उसने ये कहा था कि उसने मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा था, ठीक है ना, जो कि अर्थ पर उसने देखा था। वो ये कहता है कि जो ज़मीन है वहाँ पर मैंने डिफरेंट पार्टिकल्स देखे, वो जो पार्टिकल्स थे वो ग्रीन शक्ल्स में भी थे। ठीक है, स्ट्रीकिंग, मतलब स्ट्रीकिंग आप लोग को थोड़ा बहुत, जो जितने भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट है मेरे ख्याल में उसको तो थोड़ा बहुत पता होगा कि स्ट्रीकिंग क्या चीज़ है। ये लेट सपोज आपके पास अगर एक प्लेट है, ठीक है, तो इस प्लेट पर जब हम इस तरह के मीडिया जिसमें होते हैं, मीडिया में जब हम इस तरह की स्ट्रीकिंग करते हैं, मतलब बैक्टीरिया को जब हम
जिग जैग मोशन में ग्रो करते हैं तो इसको कहते हैं स्ट्रीकिंग, ठीक है। तो वो ये कहता है कि हमारे पास जो मतलब अर्थ में जो पार्टिकल्स थे वो मोस्टली ग्रीन स्ट्रीक्स के थे और स्पायरली बाउंड, मतलब स्पायरली के स्पायरल शक्ल में थे, मतलब इस तरह की शक्ल में थे स्पायरली, ठीक है, वोंड parent wise and orderly arranged whole circumstances of these streaks was about thick। और इसके साथ साथ ये जो स्ट्रीक थे ये इतने थिक थे, मतलब इतने पतले थे कि बिल्कुल हेड से निकले हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि सर के ऊपर बाल है, ठीक है ना, मतलब ज़मीन से कुछ ऐसे किस्म के ग्रोथ आया था जैसे कि ऐसा लग रहा था जैसे कि हेड्स के ऊपर बाल थे। तो ये स्टेटमेंट किसने एक्सप्लेन किया था? तो ये जो स्टेटमेंट है ना ये हमारे पास लेवन हुक ने एक्सप्लेन किया था। सो द राइट ऑप्शन इज ए, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, अब नेक्स्ट एमसीक्यूज हमें ये एक्सप्लेन कर रहा है कि द प्रिंसिपल लाइट ट्रैपिंग पिगमेंट मॉलिक्यूल्स इन प्लांट्स एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया इज। अब प्लांट एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया आपके पास ब्लू ग्रीन एल्गी भी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये तीन आपके पास मोस्टली जो है यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। उम्मीद है यूकैरियोटिक सेल के बारे से आप लोगों को पता होगा, वो सेल जिसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अच्छा जी, ये जो तीन जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब तीन जो है, इसमें एक ऐसा जो ऑर्गेनिलिस कॉमन है जिसका मेन प्रिंसिपल ये है कि वो लाइट को कैचअप करता है, ठीक है, रोशनी को, और इसके मुताबिक अपने लिए एनर्जी वगैरह और खुराक वगैरह तैयार करता है, ठीक है। तो वो कौन सा आपके पास ऑर्गेनिलिस है? इन तीनों में एक ही ऑर्गेनिलिस वो कॉमन है, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है क्लोरोफिल ए, ठीक है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ड्यूरिंग बायोजियोकेमिकल साइकिल सम अमाउंट ऑफ एलिमेंटल कार्बन वाज यूटिलाइज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म, द फिनोमेना इज कॉल्ड। अच्छा जी, बायोजियोकेमिकल साइकिल के मुताबिक हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसमें हमारे पास कार्बन होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको यूटिलाइज करते हैं, मतलब इस्तेमाल करते हैं। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कार्बन को इस्तेमाल करते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल के दौरान। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं इमोबिलाइजेशन, ठीक है। दिस इज द फोर्थ एमसीक्यूज। फिफ्थ एमसीक्यूज ये कहता है कि हु डिमॉन्स्ट्रेट दैट ओपन ट्यूब ऑफ ब्रोथ रिमेन्ड फ्री ऑफ बैक्टीरिया व्हेन एयर वाज फ्री ऑफ टेस्ट। तो आपके पास एक ट्यूब है, उस ट्यूब में मीडिया है जिसको हम ब्रॉथ मीडिया कहते हैं, ठीक है, और उसमें कोई बैक्टीरिया भी ग्रो नहीं करता। लेट सपोज अगर उसमें हवा भी जाते हैं तो तब भी कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता, लेकिन इसके लिए लाजमी ये है कि वो डस्ट से क्या होना चाहिए? साफ होना चाहिए, तो तब कोई भी बैक्टीरिया उसमें क्या करेगा? सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये किसने बोला था? हु टोल्ड दिस, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जॉन टाइडल। जो जॉन टेंडल जो है उसने ये कहा था कि अगर आप एक ट्यूब्स ले ले, उसमें मीडिया डाल दे और उसमें लेट सपोज हवा जाता रहता है तो उसमें कोई बैक्टीरिया भी ग्रो नहीं करे, लेकिन उसके लिए शर्त यह कि उस हवा में डस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो ये कहता है कि रिवर्स आइसोलेशन वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर। तो रिवर्स आइसोलेशन ये किस मकसद के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। तो जो रिवर्स आइसोलेशन होते हैं वो मोस्टली पेशेंट विद टीबी, जब पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस, मतलब जब पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस जैसी डिजीज़ होती है तो उसके लिए रिवर्स आइसोलेशन करना ज़रूरी होता है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। सातवां नंबर एमसीक्यूज। अच्छा, सेवंथ एमसीक्यूज ये कहता है कि द सिम्पटम जनरली फीलिंग्स ऑफ इलनेस एंड डिस्कम्फर्ट। हमारे पास एक सिम्पटम है, ठीक है, मतलब एक अलामत है जिसमें मोस्टली जो पेशेंट होता है वो बीमार महसूस करता है और डिस्कम्फर्ट, मतलब उसको सुकून नहीं मिलता। तो वो कौन सी डिजीज़ में इलनेस और डिस्कम्फर्टेबल बंदा फील करता है, ठीक है ना। तो बहुत से ये तमाम तरह डिजीज़ में लोग डिस्कम्फर्ट और इलनेस को फील करते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे करेक्ट जो बेस्ट ऑप्शन है ना वो आपके पास है बी, मलेशिया। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमें ये कहता है कि ऑन सायोबीन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स सिम्बायोटिज्म। अच्छा, सायोबीन्स आपके पास कुछ खास कर जैसे कि मटर के दाने नहीं होते, बिल्कुल उस तरह आपके पास दाने से होते हैं, ठीक है। अब
प्लांट्स का नाम है, सिंपली आप ये बस समझ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज सेमिबायोटिज्म। तो जैसे कि आपके पास सोयाबीन पर आपके पास इसमें से कौन सा बैक्टीरिया जो है वो सेमिबायोटिज्म की तरह शो करता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है वो है डी, जो कि ब्रेडी राइजोबियम जो है वो सोयाबीन पर मोस्टली सेमिबायोटिज्म जैसा प्रोसेस को शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है 9th, वो ये कहते हैं हु प्रोवाइड द एविडेंस दैट बैक्टीरियोफेज न्यूक्लिक एसिड बट नॉट प्रोटीन इंटर्स द होस्ट सेल ड्यूरिंग इन्फेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एविडेंस है जिसके मुताबिक बैक्टीरियोफेज जो है उसका न्यूक्लिक एसिड इंटर होता है, लेकिन प्रोटीन का जो पोर्शन होता है वो रिमेन आउटसाइड होता है इन्फेक्शन, जब वो एक सेल को इन्फेक्ट करते हैं। तो ये किसने ये एविडेंस पेश किया था, ये स्टेटमेंट, ये जो बयान है किसने पेश किया था। तो जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है वो है सी। ठीक है, मतलब एल्फ्रेड डी हर्शी एंड मार्थे चेसी, और वो भी 1952 में उन्होंने ये कहा था। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 10, स्पाइरुलिना बिलोंग्स टू। अब स्पाइरुलिना ख़ास किस्म का एक बैक्टीरिया का यानी एक एल्गी का नाम है। तो स्पाइरुलिना जो है ये किस से बिलोंग करता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है बी, ये साइनोफेशिया से बिलोंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज, द फर्स्ट एंटीबॉडी डेट कॉन्टेक्ट इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाज। जो सबसे पहला एंटीबॉडी होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ एक्टिवेट होता है और उसके खिलाफ मतलब एक्टिविटी शो करता है, तो वो एंटीबॉडी कौन सा है। तो दिस एंटीबॉडी इज कॉल्ड IgM। तो IgM इज द फर्स्ट एंटीबॉडी दैट विल इंटेक्ट और अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 12 ये कहता है कि द लाइट एमिटेड बाय ल्यूमिनेसेंट बैक्टीरिया इज मीडिएटेड बाय द एंजाइम। अब एक लाइट जो होता है जो कि एक बैक्टीरिया से पास होता है, ल्यूमिनेसेंट बैक्टीरिया, वो एक एंजाइम के ज़रिए मीडिएट होता है, मतलब कांस्टेंट होता है, मीडिएटेड होता है, चेंज होता है। ठीक है, तो वो कौन सा एंजाइम इसमें मोस्टली पाया जाता है जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया जो है इसमें लाइट जो लाइट होता है वो मीडिएटेड होता है। तो इसमें जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है वो लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेस है। ठीक है, तो लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेस एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि मोस्टली जिससे लाइट वगैरह जो है वो पास होता है। ठीक है, नंबर 13, एमसीक्यूज नंबर 13 ये कहते हैं पिक आउट द वेक्टर यूजिंग इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अच्छा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कौन सा वेक्टर मोस्टली इस्तेमाल होता है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में मोस्टली हमारे पास ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये वेक्टर मोस्टली इस्तेमाल होता है। इसका वजह ये होता है कि ये हैवी जीनोम को कैरी करता है। फाजमेट, काजमेट और ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड, इसमें जो फाजमेट होता है वो बहुत लेस क्रोमोसोम्स मतलब लेस DNA को कैरी करता है। सो दैट्स वाई वी मोस्टली सिलेक्ट ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो कि ह्यूज DNA को मतलब ह्यूज जीनोम्स को कैरी करता है फॉर द ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए ये ज़रूरी होता है। एमसीक्यूज नंबर 14 ये कहते हैं साल्ट एंड शुगर प्रिजर्व फूड्स बिकॉज दे। अब साल्ट और शुगर हम मोस्टली इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि फूड को प्रिजर्व कर सके। तो ये इसलिए ताकि जो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होता है वो हमें प्रोवाइड हो जाए। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में जो सेल्स होते हैं वो स्विल अप होकर बर्स्ट हो जाते हैं। तो इसलिए साल्ट और शुगर जो है जब उसमें कोई बैक्टीरिया, लेट सपोज आप फूड होता है वो एक ऐसा मतलब लिक्विड में आप डाल देते हो जिसमें साल्ट और शुगर होता है, तो अगर लेट सपोज कोई बैक्टीरिया वगैरह उसमें हो तो वो हाइपरटोनिक कंडीशन में चला जाता है, जिसमें सेल्स स्विल अप होकर बर्स्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम फूड को इस दौरान प्रिजर्व करते हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है प्रोड्यूस हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। तो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करते हैं, इस वजह से ये फूड प्रिजर्व होता है। ठीक है, अच्छा 15 नंबर एमसीक्यूज़ में ये कहता है कि इन अ फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप द ऑब्जेक्टिव लेंस इज़ मेड अप ऑफ। अच्छा, फ्लोरेसेंट मतलब जिसमें चमक होता है, तो वो माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस किस से बना होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, पॉलीथीन से बना होता है। ठीक है, फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज बाय मीन ऑफ।
एटमॉस्फेयर में, माहौल में जब नाइट्रोजन की फिक्सेशन होती है, जब नाइट्रोजन फिक्स होता है तो वो किसकी मदद से फिक्स होता है? तो वो बायोलॉजिकल प्रोसेस के ज़रिए भी, मतलब जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ज़रिए भी फिक्स होता है। जाहिर बात है लाइटिंग की वजह से, जब कभी लाइट्स वगैरह अवेलेबल तो उसकी वजह से भी आपके पास होता है। और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन लाइट, तो लाइट या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन लाइट दोनों एक है, तो ये भी ठीक है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास डी है। तो सब के ज़रिए, मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस और लाइटिंग के ज़रिए आपके पास नाइट्रोजन की फिक्सेशन होती है। 17 नंबर एमसीक्यूज ये कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज मोस्ट सीरियस थ्रेट इन अ बोन मैरो। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के ज़रिए एक फंजाई हमारे पास ऐसा होता है जो कि बहुत ख़तरनाक होता है। तो वो कौन सा फंजाई हमारे पास ख़तरनाक होता है? तो जाहिर वो आपके पास एस्परजिलस, बी ऑप्शन इज़ द राइट। ठीक है, अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 18, डायरेक्ट माइक्रोस्कोप काउंट कैन बी डन विद द एड ऑफ। अब माइक्रोस्कोप में हम बाजू का डायरेक्ट काउंटिंग करते हैं, जब हमारे पास सेल्स आ जाते हैं ना माइक्रोस्कोप में, जब हम सेल्स को विजुअलाइज करते हैं मोस्टली 100x पर, तो उसमें सेल्स हम बड़े आसानी तरीके से देख सकते हैं और हम उसकी काउंटिंग करते हैं। तो वो इसमें से कौन सा चीज़ पॉसिबल होते हैं, मतलब वो किसकी वजह से मोस्टली पॉसिबल होते हैं, किसकी मदद से हम सेल को डायरेक्ट काउंट करते हैं माइक्रोस्कोप में? तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास ए है। ठीक है, न्यूबर्ग चैम्बर के वाले से, न्यूबर्ग चैम्बर की मदद से इसलिए क्योंकि वो आपके पास एक स्लाइड होता है इस तरह का, ठीक है, जिसके दरमियान वाले पोर्शन में, मिड वाले पोर्शन में आपके पास स्मॉल माइक्रोस्कोपिक बॉक्सेस होते हैं, इस तरह स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, उन बॉक्सेस में सेल्स आपको बड़े ज़बरदस्त तरीके से दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से आप सेल्स की काउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट यूजिंग न्यूबर्ग चैम्बर यू कैन ईजिली काउंट द सेल्स सो इन माइक्रोस्कोप। ठीक है, सो द बेस्ट ऑप्शन इज ए नंबर। 19 नंबर एमसीक्यूज ये कहते हैं द इमेज ऑब्टेन इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी हमारे पास इमेज बनता है, तो वो मोस्टली आपके पास वर्चुअल होता है। ठीक है, ख्याली होता है। अब एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अब अल्कोहल में भी फर्मेंटेशन का अमल होता है। तो जब अल्कोहल में फर्मेंटेशन का अमल होता है उसमें एक एंजाइम मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं, तो इस एंजाइम को हम कहते हैं जाइमेस। बी इज़ द राइट ऑप्शन। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच टाइप ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस सेक्सुअली। तो वो कौन सा स्पोर्स है जो कि सेक्सुअली तौर पर प्रोड्यूस होता है? तो वो आपके पास है एस्कोस्पोर्स। ठीक है, जब दो फंजाई आपस में मिल जाते हैं तो वो मोस्टली एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 22, तो 22 नंबर एमसीक्यूज ये कहते हैं बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन किसने डिस्क्राइब किया था? तो एडबर्ग और टेटम। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, एडबर्ग और टेटम ने बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, जब बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म होते हैं। ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट इसमें से कौन है? तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट आपके पास A.V. लेवनहुक। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 24, द एंटीसेप्टिक मेथड, मतलब जिसमें हम लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं और एक एरिया को हम स्टरलाइज करते हैं, तो उसका हम कहते हैं एंटीसेप्टिक मेथड। ये किसने डिस्क्राइब किया था? तो एंटीसेप्टिक मेथड आपके पास लॉर्ड लिस्टर ने डिस्क्राइब किया था। एमसीक्यूज नंबर 25, अब एमसीक्यूज नंबर 25 ये कहता है कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? तो स्मॉल एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन, एडवर्ड जेनर ने। तो मेरे ख्याल में इतना एमसीक्यूज़ आप लोगों के लिए काफ़ी होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम रेस्ट ऑफ द एमसीक्यूज़ के हवाले से तफसील में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।